Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, LLP पे ऑलरेडी हम लोग अपने 2 लेक्चर डिवोट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट ऑन जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है दैट इज फ्रॉम सेक्शन 29 रिगार्डिंग द होल्डिंग आउट एंड ओवरऑल टॉपिक की अगर बात की जाए हमारा जो टॉपिक गोइंग ऑन है दैट इज पार्टनर एंड इट्स रिलेशंस कि पार्टनर और उनके बीच में रिलेशंस क्या होंगे एंड कल को लेट इट बी अगर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट सीज करता है या लेट इट बी किसी भी पार्टनर के अंदर कोई चेंज आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन आरओसी तक कैसे करवाई जाएगी कुछ इन पॉइंट्स को लेकर एंड द मेन इज एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी द मेन टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था डिस्कस किया था कि नॉर्मली सर ड्यू टू नो म्यूचुअल एजेंसी होने के कारण यहाँ पे जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के एजेंट्स हैं ना कि इंटर से मतलब आपस में क्लियर सो इसी वजह से हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम उतने पे ही फॉल करेगी इससे ज्यादा कभी भी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी प्लस किसी दूसरे का किया हुआ मिसकंडक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा वो उसको अपनी ऑन कैपिटल में से भरपाई करनी पड़ेगी टू द एलएलपी बट मेरे पे उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी बट कुछ पॉइंट चल रहे थे कि सर बट फिर ये कैसे क्लियर होगा कि यहाँ पे एलएलपी लायबल होगी या वो पार्टनर खुद लायबल होगा मैंने वर्ड्स यूज करे दो वन इज अगर जो पार्टनर ने काम किया वो विद इन इट्स अथॉरिटी था या इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था देन फॉर एवरी एक्ट डन बाय द पार्टनर मे बी सही हुआ मे बी गलत हुआ उस हर एक्ट के लिए कौन लायबल होगा एलएलपी ही लायबल क्लियर बट सर अगर किसी पार्टनर ने अपने आपे से बाहर होकर अपनी अथॉरिटी से बाहर होकर या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन नहीं थी देन इन दैट केस एलएलपी विल नॉट बी हेल्ड लायबल वो पार्टनर ही पर्सनली क्या होगा उस एक्ट के लिए लायबल क्लियर सो यहीं से एक टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट ऑन निकलती है दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग आउट ये नॉर्मली पार्टनर के केस में भी वर्ड चलता है कि समटाइम्स यू बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है रिप्रेजेंट करना क्लियर या जिसको वर्ड बोलते हैं बाय एस्टॉपल ऑल्सो समटाइम्स वर्ड तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं पहला एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स मे बी स्पोकन और मे बी क्या लिखा हुआ है रिटन और मे बी द ब्रॉडर वर्ड इज बाय कंडक्ट अब एक तो होता है जी सामने वाले पर्सन ने खुद कहा कि ये मेरा पार्टनर है या उसने लिख के दिया कि फलाना मेरा पार्टनर है वो तो अलग बात है इवन समटाइम्स बाय कंडक्ट ऑल्सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्ट कंडक्ट मीन्स कि आपकी एक्टिविटी से तो यही शो हो रहा है कि वो सामने वाला पर्सन आपका क्या है पार्टनर तो मे बी सर बाय कंडक्ट ऑल्सो यू बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्लियर रिप्रेजेंट्स क्या लिखा हुआ है हिमसेल्फ खुद को रिप्रेजेंट करता है कि मैं फलानी एलएलपी का क्या हूं पार्टनर या नोइंगली परमिट्स या मैं किसी को परमिट करता हूं नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी देख दो केस में क्या है या तो मिस्टर डी खुद किसी एलएलपी का किसी एलएलपी का अपने आप को क्या बता रहा है पार्टनर मतलब मैं खुद ही कर रहा हूं मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं या कोई पर्सन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उस फलानी एलएलपी का या उनकी एलएलपी का क्या हूं पार्टनर दोनों में सर इंपैक्ट तो क्या जाएगा सेम जाएगा कि अल्टीमेट अल्टीमेट आप पार्टनर बाय एग्रीमेंट तो नहीं थे बट आप पार्टनर बाय क्या बन जाओगे होल्डिंग आउट बन जाओगे बिकॉज आप खुद को या किसी दूसरे को अलाउ कर रहे हैं टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी क्लियर यस इज ऐसा पर्सन वो हर पर्सन को लायबल होगा ऐसा पर्सन वो हर पर्सन को लायबल होगा जिसको ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई थी जिसके सामने ये रिप्रेजेंटेशन की गई थी एंड उस पर्सन ने उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या करते हुए फेथ करते हुए अब अल्टीमेटली मान लो सपोज मैं साहिल सर को अपना पार्टनर बता रहा हूं अब समटाइम्स सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी जिसके सामने इनको रिप्रेजेंट किया गया एंड अगर ये मेरे पार्टनर नहीं है अगर ये मेरे पार्टनर नहीं है
तो उनको उसी टाइम पे क्या करना चाहिए था, डिनाई, कि नहीं सर मैं पार्टनर नहीं हूं, ये इंडिविजुअली खुद ही काम करते हैं, तो हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है। मतलब हर पर्सन को पता है कि कल को आप किसी ना किसी ऑब्लिगेशन में फंसेंगे, और जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, मन करे वो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या मान ले, सच मान ले। एंड उस पर्सन ने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या करते हुए, फेथ करते हुए, द मेन वर्ड इज गिवन क्रेडिट टू द, क्या लिखा हुआ है, मुझे तो कोई लोन दे ही नहीं रहा था, साहिल सर का नाम लिया तो इनकी फेस वैल्यू सामने ही रहा, साहिल सर बीच में, बस ठीक है, कितना लोन चाहिए, 5 लाख रुपए, ये लो। अब उस बंदे ने मेरे पे फेथ थोड़ी करा, बट मेरे द्वारा की गई एक झूठी रिप्रेजेंटेशन है, तो झूठी है। और प्लस चलो मेरी ओर से झूठी थी, पर जिसको रिप्रेजेंट करा वो भी कौन सा डिनाई कर रहा है, उसने भी तो खुद क्या करा, परमिट करा, उनके सामने ये बात चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर। अब चाहे तो वो इमीडिएटली क्या कर सकते थे, मना कर सकते थे कि नहीं जी नहीं, मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। पार्टनर होने का मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है ना, कल को बर्डन्स भी तो आएंगे, ऑब्लिगेशंस भी तो आएंगे, कहीं आप अपने आप को चौड़े फील करने लग जाए, बाजी वाह ऑनर बन गए। पार्टनर बनने का मतलब क्या है सर, अगर एसेट्स मिलेंगी तो लायबिलिटीज भी तो मिलेंगी। इन्होंने डिनाई नहीं करा, एंड सर अगर डिनाई नहीं करा तो थर्ड पार्टी पे तो इंप्रेशन वही जाएगा कि हाँ ये सचमुच इनके क्या है पार्टनर, मेरे सामने बात हुई उन्होंने मना नहीं करा, या वो खुद ही अपने आप को मेरी फर्म का क्या बता रहे हैं, पार्टनर। दोनों का इंपैक्ट क्या है, सेम। क्या वो पार्टनर बाय एग्रीमेंट बने, एग्रीमेंट बने होते फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही ना आता, फिर तो डीम्ड क्या होते, ऑलरेडी पार्टनर होते। यहां पे उन्होंने उन्होंने अपने आप को क्या किया, होल्ड आउट किया एक ऐसी पोजीशन में जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि दैट यू आर द पार्टनर ऑफ द एलएल। एंड थर्ड पार्टी इस बात को क्या मान रही है, सच मानते हुए एलएलपी को उठा के क्या दे देती है, क्रेडिट दे देती है। तो अल्टीमेटली सर हमें नहीं पता, दुनिया के लिए तुम पार्टनर बनो या ना बनो, उस थर्ड पार्टी के लिए जिसने इस फेथ पे एलएलपी को क्या दिया था, क्रेडिट दिया था, यू विल बी काउंटेड एज अ पार्टनर। एंड जब तक उस बंदे का पैसा वापस नहीं होता, आप पार्टनर की तरह ही क्या माने जाएंगे, लायबल माने जाएंगे। पढ़िए वेदर, यस प्लीज। The person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person, so giving credit. हमें नहीं पता, हाउ एवर वेयर एनी क्रेडिट इज, क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड बाय द, किसके द्वारा, एलएलपी, एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके कारण, वही रिप्रेजेंटेशन के कारण, द एलएलपी शेल विदाउट प्रेजुड्यूस टू द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, बिना उसकी लायबिलिटी को कोई नुकसान पहुंचाए, मतलब बचोगे नहीं, अल्टीमेट तेरी उस रिप्रेजेंटेशन पे ही थर्ड पार्टी ने क्या करा था, क्रेडिट प्रोवाइड करा था, किसको, एलएलपी को। तो सर विदाउट प्रेजुड्यूस टू द लायबिलिटी, लायबिलिटी सेफ रहेगी, चिंता ना करो, पैसा दिलवाएंगे जैसे मर्जी दिलवाएं, ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी आ, क्या लिखा हुआ है, पार्टनर, बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ, कितने तक, द क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयर ऑन, या फिर अल्टीमेटली मेरे नाम पे जो भी बेनिफिट इन्होंने क्या करा होगा, डिराइव करा होगा, उस सब के लिए मैं भी, जबकि मैं तो बाय एग्रीमेंट पार्टनर भी नहीं था, बट बाय एस्टॉपल, बाय होल्डिंग आउट, बाय रिप्रेजेंटेशन, मैं ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक पार्टनर बन गया, बट only for that third party for which the credit has given to the LLP, for that, क्योंकि उसने तो इसी रिप्रेजेंटेशन को फेथ करा था ना, ये चीज पढ़िए, यस वेयर, हाँ जी। After a partner's death, the business is continued in the same LLP name. The continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not by itself make his, क्या लिखा हुआ है, legal अब होता नहीं कई बार, मान लो एबीसी एंड एलएलपी, अब एबीसी एलएलपी अगर चल रही है, तेरे अकॉर्डिंग तो नाम से क्लियर हो रहा है कि कौन पार्टनर्स हैं, एबीसी। चलो दो इनमें कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक होगा नॉर्मल पार्टनर, मिस्टर सी की होगी डेथ। अब मिस्टर सी की डेथ के बाद भी नाम तो वही चलेगा, एलएलपी अपना नाम चेंज थोड़ी करेगी, क्योंकि तुम तो कहते हो कि सर एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, अब हम नाम थोड़ी चेंज करेंगे। तभी देखना कंपनीज कभी भी ना किसी के नाम से नहीं रखती,
कंपनीज कभी भी किसी पार्टनर या मेन पर्सन के नाम से कंपनी का नाम नहीं रखती। क्यों? कल को यार बार बार चेंज करवाने पड़ेंगे। इससे बेटर है कोई यूनिक सा नेम रखो, कोई ब्रांड नेम की तरह उसको क्या करो, एस्टेब्लिश करो। कभी भी बीच में अपना नाम नहीं लिखेंगे वो इसी कारण से बीच में नहीं करते। समझे पॉइंट? सो बेसिकली यहां पे जो पॉइंट हमारा गोइंग ऑन है कि सर अगर लेट इट बी किसी पार्टनर की हो गई डेथ, उसका नाम ABC LLP, मान लो कोई आपकी LLP गोइंग ऑन थी, मिस्टर सी की क्या हो गई, डेथ। अब ये तो LLP का नाम था, एंड LLP का नाम तो वैसे ही आगे मार्केट में चलेगा ही चलेगा। और तुम शायद ये सोच रहे थे कि उसकी डेथ होने के बाद भी अगर LLP इस नाम से गोइंग ऑन है तो मतलब सी नहीं रहा तो क्या हो गया, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाएंगे। नो, क्लियरली मना। वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पर्सन की इसमें से क्या हो चुकी, डेथ हो चुकी है। सर डेथ होने के बाद भी अगर फर्म उस नाम से क्या करती है, कंटिन्यू करती है, इट डज नॉट, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर, द वर्ड इज शैल नॉट बाय इटसेल्फ मेक हिज, क्या लिखा हुआ है, legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his, क्या लिखा हुआ है, सिंपल लिखे इसको हिंदी। अब से नेक्स्ट ऑन जितने टॉपिक तुझे मिलेंगे ट्रांसलेट करना शुरू कर देना। बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। मैक्सिमम नोटिंग करना, चाहे इसको रिवाइज करते टाइम या क्लासरूम पार्ट के टाइम। जितने पैराग्राफ साइड पे लिख लोगे ना, अंदर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गारंटी कह रहा हूं। कि कहने के लिए तुम कहोगे सर ये 30-40 पेजेस का है, जब पढ़ने लगेंगे इस पैराग्राफ में ये, इस पैराग्राफ, बट उसको शॉर्ट बनाना पड़ेगा। सिंपल वर्ड क्या मेंशन करोगे सर इसमें, कि आफ्टर डेथ कोई LR, कोई उसकी एस्टेट कुछ लायबल नहीं होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर लिख लेना, आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर, मैं बोल रहा हूं आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर LLP सेम नेम से बिजनेस कंटिन्यू करती है, सेम नेम से बिजनेस कंटिन्यू करती है, तो आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर, आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर कोई LR, कोई भी एस्टेट, कुछ भी लायबल नहीं होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ, एक वर्ड लिख लेना, आफ्टर द डेथ ऑफ सच पार्टनर, ताकि थोड़ा वर्ड याद रहे, किसकी LR, किसकी एस्टेट, नेचुरली सर जिसकी पर्सन की क्या हुई होगी, डेथ। फर्म काम करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बीच में लिखे होने से कोई मतलब थोड़ी है, बट अल्टीमेट बाय डेथ वो पर्सन क्या हो चुका, सीज हो चुका। और कल तुमने पॉइंट पढ़ा था, सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सर इमीडिएटली ऑन द इंसॉल्वेंसी, डेथ एंड ऑल, आप उसी टाइम क्या कर जाते हैं, सीज कर जाते हैं, एंड आफ्टर दैट मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। चलिए नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉड। वो तो पहले पढ़ चुके, बट सर ये लाइबिलिटी क्या LLP पे आएगी? नहीं। जिस पार्टनर ने क्या किया होगा, फ्रॉड किया होगा, मिसमैनेज किया होगा, मिसकंडक्ट किया होगा, उस पार्टनर पे ये पर्सनल लाइबिलिटी जाएगी, और वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बट सर कई केस अलग बन जाते हैं, पढ़िए। यस, इन केस ऑफ फ्रॉड, हाँ जी, in the event of an act carried out by a LLP or any of its partners, मैंने सर दोनों पे डाली, सुन ध्यान से। हो सकता है LLP भी फ्रॉड करे, कुछ जरूरी हो रहा है कि कल उसके पार्टनर्स ही क्या करेंगे, फ्रॉड करेंगे। मन करे LLP तीनों मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, LLP की इंटेंशन किसी पार्टनर की नहीं, वो तो वेरी क्लियर था कि अगर मैंने अकेले ने कोई फ्रॉड करा, मेरी इंटेंशन गलत थी, तो मेरे पे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आनी थी। मैं तो करूं, मेरे अकेले ने नहीं, हम तीनों ने मिलकर। LLP क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है विद इट्स क्रेडिटर्स। तो मैंने तो दोनों के लिए वर्ड बोल दिया। क्या चीज, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय, मन करे LLP या मन करे उसके कोई पार्टनर्स, विद इंटेंशन क्या होनी चाहिए, टू डी फ्रॉड क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स ऑफ द LLP या कोई अदर पर्सन। मेन वर्ड इज क्या लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंट पर्पस होना चाहिए, जहां पे आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, टू डिसीव। देन यस प्लीज, द लायबिलिटी ऑफ द LLP, हाँ जी, and partners who acted with intent to defraud creditors or for any
और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस शैल बी अनलिमिटेड फॉर, क्या लिखा हुआ है, ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। सर जरूरी नहीं है कि बाय चांस तुम कह दो कि फ्रॉड सिर्फ कौन करेगा, एक पार्टनर करेगा। मन करे सारे के सारे पार्टनर मिलकर एलएलपी के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं तो भी तो चलते, कंपनी फ्रॉड नहीं करती क्या? सेम चीज, जरूरी थोड़ा कि कंपनी का एम्प्लॉय ही करेगा। सर दोनों केस पॉसिबल है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, एलएलपी फ्रॉड कर रही है, तो उनपे भी लाइबिलिटी किस पे डाली जा सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर? यस, हाउ एवर, हाँ जी, in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as a partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge of the authority of the LLP. देखो, अगर तुम में से किसी पार्टनर ने भी क्या करा होगा, फ्रॉड करा होगा, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, पार्टनर भी तो किसका है, एलएलपी का है, सारी एलएलपी लायबल होगी। कहते ये तो गलत है। मैं क्या गलत क्यों है? तुम्हारा पार्टनर कोई इस तरह की इंटेंशन के साथ काम कर रहा है क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने की या किसी पर्सन के साथ फ्रॉड करने की, तुम्हें क्या पता नहीं होगा? कहते सर भाई को सच में पता ही नहीं था कि ये पार्टनर इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि फ्रॉड प्रूव होगी, किसके ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, और किस नाम पे कर रहा है, एलएलपी के नाम पे कर रहा है। हमें इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी, ना हमने इसको उस काम को करने के लिए कोई अथॉरिटी। प्रूव कर दो, एलएलपी छोड़ दे, और सारी की सारी लाइबिलिटी किस पे डाल देंगे, उस पार्टनर। नहीं तो सर पार्टनर के द्वारा किया गया काम भी किसके ऊपर आएगा, एलएलपी। तुमने तो कहा था कि पार्टनर्स किसके एजेंट है, प्रिंसिपल भी तो बीच में आएगा। लाइन पढ़िए, हाउ एवर इन केस एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा, द एलएलपी इज लायबल टू द सेम एक्सटेंड एज द पार्टनर। जैसे पार्टनर पे लाइबिलिटी आएगी वैसी सेम किसके ऊपर आएगी, एलएलपी पे। हाँ, प्रोवाइडेड अगर एलएलपी ये एस्टेब्लिश कर दे, फैक्ट एस्टेब्लिश कर दे क्या, दैट सच एक्ट वाज विदाउट दी, क्या हुआ है, नॉलेज। बाकी पार्टनर्स कहते सर हमें तो पता ही नहीं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, या फिर द अथॉरिटी ऑफ द एलएलपी से वो क्या है, बाहर। सर हमें नहीं, हमने इसको कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं दी थी। अब एक खुद एलएलपी के नाम पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा कर रहा है, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो भाई ठीक है, प्रूव कर दो, छोड़ देंगे। नहीं तो मैंने कह ही दिया कि जितनी लाइबिलिटी किस पे आएगी, पार्टनर पे, उतनी ही लाइबिलिटी किस पे डालेंगे, एलएलपी पे। चलिए, यस, वेयर एनी बिजनेस, हाँ जी, is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1. अब ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, पनिशमेंट भी तो लगेगी, वो तो लाइबिलिटी तो है ही है, ये एडिशनल, ये अलग से है। क्या, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, कितनी सर, 5 years प्लस, प्लस विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, कितना सर, 50,000, बट विच में एक्सटेंड टू रुपीज कितना, 5 लाख। क्लियर? मतलब यहाँ पे आपके पास डबल इम्प्रिजनमेंट भी है और प्लस क्या है, फाइन भी। आगे, यस, वेयर एलएलपी, हाँ जी, or any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings। इसका मतलब क्या हुआ, बिना किसी नुकसान पहुंचाए, किसको, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कहते वो तो चलेंगी सर, फ्रॉड के केस में जो तेरे पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, कहते ले सजा दे तो दी, अभी तो जेल काट के आया, या अभी तो मैंने ऊपर पनिशमेंट भरी, वो अलग है, ये अलग है। विदाउट प्रेजुड्यूस टू द, क्या लिखा हुआ है, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच में अराइज अंडर, अंडर क्या लिखा हुआ है, एनी लॉ। वो तो चलेंगी, वो जो तेरे पे लगना है को फलाना फलाना सेक्शन, वो तो लगेंगे। मेरी बात सुन ले, फॉर द टाइम बिंग फोर्स जो भी होंगे, द एलएलपी एंड एनी सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय शैल बी लाइबल टू, क्या लिखा हुआ है, पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। मतलब सर पॉइंट क्या है, कंपनसेशन। कहीं तुम कह दो सरकार ने मेरे से फाइन ले तो लिया, हाँ फिर फाइन तो लेंगे लेंगे, कहते जी जेल भेज तो दिया, वो तो भेजेंगे भेजेंगे। विदाउट, ये ऊपर वाली कौन सी थी, ये क्या थी, तेरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, हमने इसको नहीं टच करना, कहते ये तो लगेंगी लगेंगी, अंडर एनी लॉ जो भी हैं। अलग से जो नुकसान किसी ने झेला तेरे इस फ्रॉड करने के कारण, वो सारे फ्रॉड की भरपाई वो एलएलपी, वो पार्टनर, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर या इंप्लॉय जो भी होंगे, सर उनको कंपनसेशन वो करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ एवर, हाँ जी, such LLP shall not be liable, फिर वही बात,
एलएलपी लायबल नहीं होगी अगर ये क्या कर दें, एस्टेब्लिश कर दें क्या चीज, कि ये जो फ्रॉड हुआ है वो विदाउट माय नॉलेज, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ क्या हुआ है, एलएलपी। हम माफ कर देंगे, हम पर्टिकुलर उसी पर्सन पे अनलिमिटेड लायबिलिटी डाल देंगे, नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो आप लायबल हो। क्लियर? यस प्लीज। नेक्स्ट इज विसल ब्लोइंग, सेक्शन 31। क्लियर? अब कंपनीज के केस में या नॉर्मली कॉर्पोरेट कल्चर्स के केस में ना, आप लोग हमेशा अगर देखते होंगे तो आपको एक ना विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है। विसल ब्लोअर पॉलिसी का जो बेसिक मीनिंग है कि कभी भी अगर कंपनी, कभी भी किसी एलएलपी या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अगर गलत हो रहा है तो एक विसल ब्लो की जाए, मतलब एक इंटीमेशन पहुंचाई जाए हमारे तक। क्लियर? और ये कौन सा कोई कंपनी या एलएलपीज में, ये तो स्कूल लेवल पे चलता आ रहा है, कोई ना कोई चमचा, कोई ना कोई चमची, कुछ ना कुछ तो होगा। इसको कैसे पता लग जाता है क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं? टीचर को सब पता होता है, बट सर एक्चुअली वहां पे उसको कुछ नहीं पता, उसको पता करवाया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज विसल ब्लोइंग, कि कोई ना कोई तो है, घर का बेदी लंका ढाई, कि जो सारी बातें ये बता रहा है इसको, कि आपको किस नाम से बुलाते हैं, आपका क्या नाम रखा हुआ है, ठीक है ना, कौन क्या करता है, सारी बातें इसको कोई ना कोई बताने वाला तो है नहीं। एंड दूसरी थिंग, चलो ठीक है, वो तो अपनी जैसी ड्यूटी कर रहा है कर रहा है, बट जिसको ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसकी ड्यूटी क्या बनती है फॉर दैट पर्सन, उस बंदे को प्रोटेक्ट करना, मतलब उस पर्सन को क्या करना, प्रोटेक्ट रखना, टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल रखना। मन करे नेक्स्ट डे क्लास में इसने बताया, ये शाम तक नहीं बचेगा, ये घर नहीं पहुंचेगा आज, समझे ना, आपने ओपनली उसको डिस्क्लोज कर दिया, वो तो गया, या तो बचेगा नहीं, या कल से उसको गद्दार गद्दार कह के बुलाएंगे कि देखो जी ये आते हैं ऐसे लोग जो हमारे बीच में खाते हैं बाद में नमक अदा नहीं करते, तो नेचुरली अगले को बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। तो सर इट्स द ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ द पर्सन जिसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जिसको ये हेल्प दी जा रही है, सर उसकी ड्यूटी बनती है कि जिस पर्सन ने ऐसी इंफॉर्मेशन हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन करने में या हमारी कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने में अगर हमारी कोई मदद की है, तो हम उस पर्सन को भी क्या करें, प्रोटेक्ट करें। जैसे विसल ब्लोइंग में नॉर्मली जगह जगह जैसे आपने देखा होगा सुजेशन बॉक्स लगे होते हैं, कंप्लेंट बॉक्स लगे होते हैं, एंड एक गुमनाम चिट्ठी निकलती है उसमें से जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होता बट लिखा सब सही होता है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ विसल ब्लोअर पॉलिसी, कि कोई भी पर्सन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे जाके कंप्लेंट डाल दे, बस ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगर मान लो बॉस के साथ उसने मुझे ज्यादा देख लिया आते जाते हुए, ये शक पड़ जाएगा ये 3-4 दिन से घूम रहा है उसके साथ, ये पक्का इसने काम करा है, समझे ना, तो दैट इज कॉल्ड एज विसल ब्लोअर। क्लियर? पढ़िए, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वर्ड क्या लिखा हुआ है, मे रिड्यूस, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, वे, एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट। जैसे पुलिस लालच देती है, कोर्ट या ये लालच देती है, सरकारी गवाह बन जा, तेरी सजा माफ करवा देंगे, ठीक है ना, उसको फिर वो बहुत अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं कि समझाने, देख तेरी तो फैमिली है, तू तो अच्छा खासा पर्सन है, कहाँ इन लोगों के चक्करों में पड़ गया, वो क्राइम के रेट में फलाना फलाना, तेरे को इतना पॉजिटिव कर लेंगे, वो इतना पॉजिटिव कर लेंगे, बट उनका मोटिव क्या है, कि तू बस सरकारी गवाह बन जा, एक बार एडमिट कर जा कि हाँ इन्होंने ये चीज करी है। और मैं सरकार से, देखना कभी वर्ड बोल, हमेशा बोलते हूँ, मैं खुद कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि तेरी सजा क्या करवाई जाए, कम करवाई जाए, और करती भी है कोर्ट, कोर्ट खुद भी करती है, किस बात को लेकर, कि सच पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हैज प्रोवाइडेड, क्या लिखा हुआ है, अगर ये खुद करने लगते, इनको तो पता भी नहीं लगता कहाँ पे क्या हुआ है, मैं बाजू पकड़ के खुद ले गया, आज बाजू यहाँ पे ऐसा हुआ था, इन्होंने ऐसा करा, ऐसे फ्रॉड करा, वो खुद मुझे क्या दे रहे हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं ऐसे एम्प्लॉय को तो क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा ही करूंगा। क्यों? वो किसकी मदद कर रहा है, लॉ की, किसकी मदद कर रहा है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल की, फॉर कंडक्टिंग सच इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज और एनी प्रोसिक्यूशंस, फिर तो मैं भी तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात करूंगा। प्लस आगे, या व्हेन एनी इंफॉर्मेशन, हाँ जी,
given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to LLP or any partner or employee of या उसके द्वारा दी गई कुछ भी इंफॉर्मेशन से हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए हैं, किसी ना किसी पर्सन को, एलएलपी को, पार्टनर को या डीपी को एक कन्विक्शन तक ला पाए हैं कि कल्प्रिट वो सामने आ गया एक्चुअली। बट अगर वो इंफॉर्मेशन हमें ना मिलती, आई थिंक सो हम उसको फाइंड आउट ही ना कर पाते कि एक्चुअली चल क्या रहा है। कोई ना कोई क्लूज तो होंगे, और वो क्लू किसने प्रोवाइड करा? आपके ही किसी पार्टनर या आपके ही किसी एम्प्लॉय। तो अब कोर्ट की ड्यूटी बनती है, ट्रिब्यूनल की ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम द अदर वंस। क्लियर? नहीं वो इसको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? यस। नो पार्टनर स्पेशल लिख के दिया। देख, पहले तो मैंने कोर्ट को दरखास्त करी, ट्रिब्यूनल को दरखास्त करी, किस चीज की? सर इसकी पेनल्टी वगैरह क्या करवाओ, कम करो। इसी की वजह से आपका किसी कंक्लूजन पे आज पहुंच पाए हैं, इकट्ठा हो पाए हैं, अदरवाइज इसके बिना वो चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, सरकार भी कंसीडर करेगी, कोर्ट भी कंसीडर करेगी, और आपकी सजा, आपकी पेनल्टी को क्या कर देगी? मन करे माफ कर दे। बट साथ में ये भी लिखना जरूरी था, एक बार तो बचा लिया, कब तक बचाओगे? कल को मन करे ये नहीं पता उसको नौकरी से निकाल दे। नेचुरली अग्रेसिवनेस तो फिर होगी ना, गुस्सा तो सब में होगा कि इस बंदे ने जी क्या करा, हमारा बना बनाया खेल सारा बिगाड़ दिया, वट एवर बी द थिंग। अब कल को ये उसके साथ मान लो प्रॉपरली ट्रीट ना करें, प्रॉपरली बिहेव ना करें, बहुत चीजें हैं जी, सबने देखी हैं ऐसी प्रैक्टिकल थिंग्स। आपके स्कूल लेवल पे भी हुआ होगा बतेरा कुछ, किसी ने बात बता दी, नेक्स्ट डे से वो अलग है जी, ये हमारी क्लास का पार्ट नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। भेदभाव बिल्कुल, ठीक है ना, वो होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पेज पढ़िए। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी, वर्ड क्या लिखा हुआ है? मे बी डिस्चार्ज्ड, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटन्ड। और मैंने इसको जाते हुए कहा, तेरे को कल से इन्होंने हाथ भी लगा दिया ना, तुम मेरे को बताइए, मैं तेरे लिए स्टैंड करूंगा। और ये बात अब लॉ में लिखी हुई है, अगर ये बात ना लिखते, वो दिखता ना, ठीक है ना, जो जो उसने किया है, सारे वर्ड्स लिखे, ना उसको सस्पेंड करोगे, ना डिमोट करोगे, ना उसको काम से हटाओगे, ना थ्रेटन या कोई हरासमेंट। सारे टॉर्चर करने लगे मेरे को नेक्स्ट डे आके, घेरा पाके, तू जाइयो घर, आज देखियो। सर मैं तो पंगा ले लिया। क्लियर? यस। और इन एनी अदर मैनर, अगर क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेट किया गया, कोई भेदभाव किया गया अगेंस्ट दी, क्या लिखा हुआ है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज एलएलपी और द एम्प्लॉयमेंट मियरली बिकॉज ऑफ, किस कारण? कि इसने क्या प्रोवाइड करी है, या कॉजिंग इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इन परसुआंट टू सबसेक्शन 1। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज विसल ब्लोअर पॉलिसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस। हाँ जी, फ्रॉम सॉरी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 32 पढ़िए जी। Contribution of a partner may consist of tangible, movable or immovable or intangible property और अदर बेनिफिट टू द एलएलपी, किसी भी तरह से आप लेके आ सकते हैं। हमने तो कोई ऐसा कैपिटल वर्ड कभी डिफाइन ही नहीं करा कि कैपिटल वर्ड टेंजिबल होगा, इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल कैसे? लाइक व्हाट? और पेटेंट्स और टेक्निकल नो हाउ। मैं कह रहा हूं जी पैसा मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, बट मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा? अपनी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। पॉसिबल है सर? तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल ऑलवेज किस में होगी? टेंजिबल पार्ट में होगी, मूवेबल पार्ट में होगी। मन करे इमूवेबल। इमूवेबल कैसे? प्रॉपर्टी, बिल्डिंग दे दी, मैं क्या बाहर से तो भी लोग है, मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी, आप यहीं पे ऑफिस खोल लेते हैं। कहता ठीक है सर। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल या इनटेंजिबल, इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है? मनी, प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट भी लिया तो भी चलेगा, किसी से तूने पैसे लेने, तो वो प्रो नोट अपने कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस यहां कर दे, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर एग्रीमेंट्स टू कंट्रीब्यूट, क्या लिखा हुआ है? कैश या प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सर्विसेज परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म, या मैं आपके लिए फलानी सर्विस परफॉर्म करूंगा, ऐसा करूंगा, जो तूने करना है कर। हर तरह की फॉर्म अपने आप में क्या है? अलाउड है। आगे बढ़िए। द मॉनेटरी वैल्यू, यस प्लीज। of contribution of each partner shall be accounted for। बस वन थिंग, एक चीज ख्याल रखना, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली अकाउंट्स में तो आप वर्ड ही क्या यूज करते हैं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जिसकी मनी में वैल्यू होगी तभी उसको रिकॉर्ड पर कर पाओगे ना। तो वट एवर यू ब्रिंग, लेकर आओ, कोई मनाही नहीं है, बट दैट मस्ट हैव सम मॉनेटरी वैल्यू।
उसकी मॉनेटरी वैल्यू को अकाउंट करते हुए एंड डिस्क्लोज्ड इन दी, किसमें से, अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज सर ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। क्या सर आपका कोई ऑब्लिगेशन होता है कंट्रीब्यूट करने का? यस, बाय एग्रीमेंट आपको कोई ना कोई कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, या तुम्हारे बीच में जैसे भी रजामंदी हुई है। पढ़िए, द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, हाँ जी, to contribute money or other property or other benefit or to perform services for a LLP shall be as per the LLP agreement. क्या लॉ ने कहा कि तुझे कैपिटल लेके आनी पड़ेगी? नहीं, कौन कहेगा? LLP agreement. तुम्हारे बीच का जो भी एग्रीमेंट है। मैं कहता रहा हूं मैं एक पैसा नहीं लेके आऊंगा, बट मैं टेक्निकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा विच हैज मॉनेटरी वैल्यू। यही नॉलेज अगर आप किसी और से लेते, उसको भी तो पैसे देने पड़ते। हाँ ठीक है सर, कुछ जरूरी थोड़ा है कि कैपिटल लेके आनी पड़ेगी बड़ी। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑब्लिगेशन है, लॉ कभी नहीं कहेगा कि तेरा ऑब्लिगेशन है तुझे कैपिटल लानी चाहिए थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इन दैट केस हमने वर्ड क्या यूज करा कि सर आप एज पर द एग्रीमेंट जो भी आपस में तय होगा। बहुत केसेस में होता है पार्टनरशिप में अपन फिर भी है, पैसा सारा मेरा लगेगा, काम तू करेगा, साझेदारी तो ये भी है। क्लियर? यस, अ क्रेडिटर, बट एक चीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये इसको आप एक्सप्लेन भी करना, पहले पढ़ लो। अ क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी विच एक्सटेंड्स, जिसने क्या करा, क्रेडिट और अदरवाइज क्या करा, एक्ट, कुछ भी एक्ट। अच्छा क्रेडिट नहीं दिया या मैं पैसे नहीं दिए, मान लो सामान दे दिया, कुछ भी एक्ट करा इन, किस पे, रिलायंस ऑन। रिलायंस ऑन मींस विश्वास, किस पे विश्वास करते हुए कि एन ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड इन दैट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में इन्होंने खुद अपना ऑब्लिगेशन क्या किया था, एडमिट किया था कि हम 5-5 लाख रुपए क्या लेकर आएंगे, कैपिटल लेकर आएंगे। इन्होंने कहा था, इन्होंने अपना अपना ऑब्लिगेशन क्या किया था, खुद डिसाइड किया था। ये पैसा कितना लेकर आए थे, मान लो जी 3-3 लाख रुपए, पहले 3-3 लाख रुपए। मैंने उस एग्रीमेंट के बेसिस पे जो भी इनका आपस में तय हुआ था, उस एग्रीमेंट के ऑब्लिगेशन के बेसिस पे मैंने फर्म को क्या दे दिया, एलएलपी को क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया या कोई एक्ट कर दिया। मान लो 4.5 लाख, कितना दे दिया, 4.5। वो पार्टनर वो पार्टनर लेकर कितना आया था, 3, जबकि उसका ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट कितना था, उसने खुद एडमिट किया था 5। एंड मैंने उस विश्वास पे कि हाँ 5 तक तो ये लायबल रहेगा ही रहेगा, इसने खुद कहा कि 5 लाख रुपए कैपिटल वो बिजनेस में लाएगा। मैंने इस बात को सच मानते हुए, रिलायंस करते हुए, मैंने फर्म को, एलएलपी को क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया या क्या दे दिया, कोई एक्ट कर दिया। नाउ दैट पार्टनर जिसके ऊपर रिलायंस करते हुए, जिसके ऑब्लिगेशन पे रिलायंस करते हुए, मेन वर्ड, जिसके ऑब्लिगेशन पे रिलायंस करते हुए इस क्रेडिटर ने एलएलपी को क्या दिया था, क्रेडिट, या क्या किया था, कोई एक्ट। नाउ दैट पार्टनर विल बी लायबल टू दैट एक्सटेंट। अगले को वो पैसा लाना पड़ेगा जिसके ऑब्लिगेशन पे इस बंदे ने क्या किया था, विश्वास किया था। सेम लाइक जैसे आपने होल्डिंग आउट वर्ड पढ़ा, पढ़िए आगे, इन दैट एग्रीमेंट विदाउट नोटिस। हाँ जी पढ़िए। Of any compromise between partner. मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, विदाउट नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टनर्स। हमें कोई मतलब नहीं कल को आपस में इनके कॉम्प्रोमाइज हो गए हो कि जी ऐसा वैसा नहीं, आप कैपिटल इतनी इतनी ही रखेंगे, तुम जो मर्जी करो। बट वो पर्सन तेरे उस ऑब्लिगेशन पे, ऑब्लिगेशन ऑफ क्या लिखा हुआ था, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट पे वो बंदा क्या कर चुका, विश्वास, रिलायंस कर चुका, और उसने फर्म को, एलएलपी को क्या दे दिया, क्रेडिट। नाउ द वर्ड इज मे एनफोर्स। मे एनफोर्स मतलब अ क्रेडिटर, यहां से लाइन जोड़, अ क्रेडिटर मे एनफोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्ट। जैसे मैं कह रहा हूं, मान लो सपोज आपके 3 पर्सन थे, ए बी सी। इन्होंने अपने अपने ऑब्लिगेशन तो डिसाइड करे होंगे ना टू कंट्रीब्यूट करने की, कौन पर्सन क्या क्या लेकर आएगा इस एलएलपी को चलाने के लिए। मुझे इनमें से सिर्फ विश्वास ही किस पे है, मुझे बाकियों पे विश्वास ही नहीं, मेरा रिलायंस। और इसने खुद कहा था कि हमारा ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट कितना है, 5। एग्जिस्टिंग इनका जो मर्जी लगा हो, मुझे नहीं पता। एग्जिस्टिंग मन करे 2-2 लाख रुपए पे चल रहा हो, 2.5-2.5 लाख रुपए पे बिजनेस चल रहा हो, बट इन्होंने अपना मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एक ऑब्लिगेशन बताया हुआ है, कितना सर, 5। और मैंने, क्रेडिटर ने इस बात को फेथ मानते हुए, बी के ऊपर रिलायंस करते हुए, मैंने फर्म को 4 लाख रुपए का लोन दे दिया।
और कल को ये एलएलपी ना नुक्कर कर रही है किस बात को लेकर कि जी आपका पैसा वापस नहीं हो पाएगा या ऐसे होगा फलाना होगा, मैं कहा मुझे नहीं पता। मैंने बी के ऊपर विश्वास करते हुए, उसके ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट पे विश्वास करते हुए एलएलपी को क्या दिया था, नाउ मैं एनफोर्स करूंगा, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं चाहिए। मैं बी से ही 4 लाख रुपए तक लाने की पावर रखता हूं कि अगले को कहूंगा अपनी कैपिटल क्या कर, कंट्रीब्यूट कर। तूने खुद एग्रीमेंट के द्वारा क्या किया था, अपना ऑब्लिगेशन डिसाइड किया था। नाउ द क्रेडिटर मे एनफोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, सच पावर। दैट इज द पॉइंट। हुआ क्लियर? इसको अपनी लैंग्वेज में अब लिख लीजिए साइड बाय साइड। देखो जी फटाफट, फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, और कुछ नहीं पर्टिकुलर, बस ऐसे ही सेक्शन इन्होंने इंटर के लेवल पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अदरवाइज फाउंडेशन का ही अपने आप में सेम है। कोई बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने इसमें। अब ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बिल्कुल डिट्टो आपका सेम है, जो फाउंडेशन में पढ़ा वही सेम यहाँ पे है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछने का चांस बन जाता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में से। लो जी बताओ, यहां तक बताओ पहले, यहां तक आपका कोई भी डाउट? बताओ बताओ फास्ट। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट बच्चे? ईशा, प्रनीत? पैसा वो मतलब अगर उसने 3 लाख रुपए रखे हैं और बाकी सारे मतलब दे रहे हैं पैसा, कोई चक्कर नहीं है, तब भी उसको हाँ ना, फिर थोड़ी करूंगा मैं, पर मेरे पास मे एनफोर्स, मैंने वर्ड बोला मे एनफोर्स। अगर मान लो बाकी ना नुक्कर करने पे आ गए, मैं कह दी अब नहीं चलेगा, मैं तो फिर अकेले पे भी क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा भी पैसा मंगवाओ जी इससे। समझे ना पॉइंट? बाकी मिलकर पैसे दे रहे हैं तो देने दो, मेरा पैसा मुझे मिल रहा है, बात खत्म। मैं फिर क्यों इन पे एनफोर्स करूंगा ये चीज? उसने सब पे विश्वास करके दिया, फिर तो कॉमन लायबिलिटी है, फिर तो बात ही खत्म होगी। हाँ जी, करें आगे भाई। चलिए नेक्स्ट इज, इन शॉर्ट, पहले तो आपके पास फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में बॉक्स पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहले तो सर मेंटेनिंग पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नंबर 2, फाइल स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ था, अकाउंट्स एंड, जो आपने उस दिन पढ़ा था फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 8 जो कि 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर से आपने क्या करना होता है, फाइल करना होता है। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद द, किसके पास, रजिस्ट्रार। वर्ड क्या है, एवरी ईयर, एवरी ईयर है तभी तो वर्ड इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइलिंग। क्लियर? इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म नंबर आपको बता दिया गया, एंड मैनर एंड विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। वो डिपेंड करता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, किसी पे 300, किसी पे 400, किसी पे 500, जो भी फीस आती है वो ऑनलाइन ही कैलकुलेट होती है। क्लियर? एंड सर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अब तो पढ़ चुके हैं, ऑडिट का कॉन्सेप्ट। हर एलएलपी को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं, जिसकी या तो टर्नओवर या कैपिटल कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर कितनी, टर्नओवर 40 लाख एंड कंट्रीब्यूशन कितना, 25 लाख से अगर क्या करता है, एक्सीड करता है, और वर्ड था और, एक्सीड करता है, तो इन दैट केस आप लोग वर्ड क्या यूज करेंगे पर्टिकुलरली कि इनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पे पढ़िए सर, पहले तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, सेक्शन 34 पढ़िए जी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, The LLP shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed relating to its affairs for each year of its existence on cash basis or accrual अब देख basis. यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन करिए, डबल टिक करिए, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कैश बेसिस और। अब सर आपको वर्ड कंपनीज में क्या पढ़ाया गया था, एक्रूअल, क्योंकि कंपनीज में कैश बेसिस इज नॉट, और वो भी कहां लिखा हुआ था, सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, कि कंपनीज के लिए ओनली एक ऑप्शन है एंड दैट इज एक्रूअल। इस पे देख कैश भी अलाउड है, एक्रूअल भी अलाउड है, तेरा एलएलपी एक्ट खुद कह रहा है। समझे ना, ये माइनॉरिटी पॉइंट्स अपने थोड़े याद रखिएगा, बाय चांस एमसीक्यू पॉइंट में कहीं पूछ लिया जाए।
एलएलपी को अलाउड है, तुम कैश बेसिस पे करो या तुम एक्रूअल बेसिस पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी कभी नहीं, यहां पे लिख ले, बट कंपनी सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे ही करेगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू, ये जरूरी है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम आज की डेट में चलता ही नहीं है। शेल मेंटेन द सेम एट इट्स, कहां पे, द इंपॉर्टेंट वन इज आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस। सर जी कंपनीज में तो फिर भी ऑप्शन थी, आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी रख सकते हैं, बस जहां भी रखेंगे मैनेजमेंट से एक रेजोल्यूशन पास करवा लेना, विद इन 7 days बोर्ड को, सॉरी आरओसी को इंटीमेट कर देना। 128 में ही लिखा हुआ था लोकेशन ऑफ बुक्स, बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही क्या है, ओनली आरओ ओनली। क्लियर, फॉर सच पीरियड, जो कि टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। यस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, यस एवरी एलएलपी शेल within a period of 6 months from the end of each financial year, prepare a statement of account and solvency for said financial year as at the last day of the said financial year in such form as may be prescribed। देखो मैं एग्जांपल मान रहा हूँ यहाँ पे कि 31 मार्च 2023, जैसे कंपनीज में आपने पढ़ा था कि आपका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो सकता है, बट एलएलपी के केस में नहीं हमने पढ़ा। एलएलपी के केस में सच, हाँ फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आई भी तो थी, चेक कर, उसमें तो लिखा ही क्या हुआ है, अप्रैल टू मार्च, क्योंकि इनका कौन सा कोई होल्डिंग, सब वो तो कंपनी में वर्ड चलता है ना, तो इसके केस में तो होगा ही क्या, 31 मार्च, तो 31 मार्च से 6 महीने 30 सितंबर, 30 सितंबर से पहले पहले ही आपका फाइल हो जाना चाहिए। आगे, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय, किसके द्वारा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, डीपीस के द्वारा ये क्या होगा, साइंड होगा। यस एवरी एलएलपी, हाँ जी, shall file within the prescribed time the statement of accounts and solvency prepared pursuant to subsection 2 with the registrar every year in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। बिल्कुल, द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी शैल बी, क्या होने चाहिए, audited in accordance with the rules as may be prescribed। However, the central government may by notification in the official gazette exempt any class or classes of LLP from the requirement of this section। आप अपने लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑडिट करवाना किनको मैंडेटरी है, जिनकी टर्नओवर 40 लाख और कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कौन सा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिख ले, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड करे कितने से, 25 लाख। क्लियर, ये रिक्वायरमेंट है सर इसकी, कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टच करी देन आपको अपनी बुक्स का क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट कंडक्ट करवाना पड़ेगा। क्लियर, पेनल्टी क्या है, क्लियर, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 क्या था, ये पेनल्टी किसकी है, ये पेनल्टी किसकी है, नो एसएएस फाइलिंग, अगर आपने एसएएस फाइल नहीं करा, एसएएस कौन से में था, फॉर्म नंबर 8। क्लियर, देन एलएलपी पे 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख एंड डीपीस पे 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। एक तो ना ये बार बार हर जगह वर्ड जैसे सबसेक्शन दिस ये ज्यादा यूज कर रहे हैं लैंग्वेज, तो ना यहाँ पे मेंशन कर लिया करो कि कौन सा सबसेक्शन 3, कौन से की पेनल्टी यहाँ पे गिवन है। क्लियर, जैसे नेक्स्ट है, अब आ जा सर, प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 1, 2 एंड 4। 1 कौन सा था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, 2 कौन सा था, एसएएस बनाना। क्लियर, एंड 4 कौन सी थी, ऑडिट। कोई भी प्रोविजन नॉट लेस देन कितना सर, 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख एंड एवरी डीपी नॉट लेस देन 10 विच में एक्सटेंड टू 1। दैट्स इट। यस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट may in consultation with the National Financial Reporting Authority constituted under section 132 of the Companies Act 2013 prescribe the standards of accounting and prescribe the standards of auditing as recommended by the ICA। तो ये नॉर्मल जस्ट एक सेक्शन बनाया गया कि सीजी इन कंसल्टेशन विद द नाफरा आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या करवा सकती है, रिकमेंड करवा सकती है। क्लियर, यस, एनुअल रिटर्न ये अलग है जी, इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न ये भी आपकी जाएगी ही जाएगी, जस्ट लाइक फॉर्म 8, बट यहाँ पे फॉर्म होता है जी आपका 11। क्लियर, एनुअल रिटर्न का है फॉर्म 11, वो 60 डेज वाला जो आपने पढ़ा था। यस, एवरी एलएलपी, हाँ जी, shall file an annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of its financial year in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed। बिल्कुल, मतलब क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से कितने दिन में, विद इन 60 डेज में आपको ये फॉर्म 11 रजिस्ट्रार के पास क्या करना है, फाइल करना है। और वर्ड यूज किया गया ऑथेंटिकेटेड,
ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है, नेचुरली डीपी उसके ऊपर अपने क्या कर दे, साइन कर दे, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। क्लियर? यस, इन सच फॉर्म एंड मैनर, जो कि अकम्पेन्ड बाय क्या होगा, फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एंड सर अगर 60 डेज काउंट किए जाएं तो लेटेस्ट बाय कितना आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय लेटेस्ट बाय? जल्द से जल्द। क्लियर? विद इन लिखा हुआ है ना वर्ड, तो लेटेस्ट बाय, आप कई बार वर्ड यूज करते हैं, सर आप इसको लेटेस्ट बाय 30th तक पहुंचा दीजिए, तो 30th तक दैट इज कॉल्ड एज लेटेस्ट बाय, जल्द से जल्द जितना हो पाए। क्लियर? यस, द एलएलपी, हाँ जी, contradistinct from Partnership Act 1932 has prescribed the filing of annual return in accordance with Companies Act 2013. दिस इज द न्यू फीचर ऑफ, यही इसी कारण तो एलएलपी आपकी अलग होती है पार्टनरशिप से। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि आज भी फर्में रजिस्टर्ड क्यों होती हैं पार्टनरशिप? अल्लाह कहता जी वहां पे कोई कंप्लायंसेस है तो है नहीं, ना उन्होंने पूरे साल में कभी कोई बैलेंस शीट मांगनी, ना पूरे साल में कभी कोई इंफॉर्मेशन मांगनी, क्यों? उनकी तो रजिस्ट्रेशन भी अपने आप में क्या है, ऑप्शनल। इसीलिए तो ये आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और यही न्यू फीचर बन जाता है किसका, एलएलपी, क्योंकि ये फीचर उठाया कहां से गया है, कंपनी में से। कि जैसे कंपनी में एनुअल फाइलिंग होती है, एलएलपी के केस में भी क्या करवाओ, एनुअल फाइलिंग करवाओ। आगे, यस, पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, अच्छा इसकी पेनल्टी अलग, ये अकेले की पेनल्टी अलग है, वो पीछे वाले अलग थे। क्लियर? 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ये आपकी वो सेम ही आ गई, वो फॉर्म 8 और फॉर्म 11 देखना सेम ही होगी पेनल्टी। वहां भी 100 पर डे सब्जेक्ट टू कितना था, 1 लाख, एंड 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना था, तो मतलब फॉर्म 8 और 11 दोनों की पेनल्टी इन्होंने क्या कर दी, सेम कर। क्लियर? चलिए, इंस्पेक्शन ऑफ, हाँ जी, document kept by registrar. The incorporation document, name of partners and changes if any made therein, statement of accounts and solvency, and annual return filed by each LLP with the registrar shall be available for क्या रहेंगी, इंस्पेक्शन रहेंगी बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन सिंपल लिख ले, इन एनुअल फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स को कोई भी पर्सन आरओसी के पास इंस्पेक्ट कर सकता है। इन एनुअल फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स को कोई भी पर्सन आरओसी के पास इंस्पेक्ट कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट पेनल्टी फॉर, हाँ जी, फॉल्स स्टेटमेंट, पढ़िए जी। if in any return statement or other document required by or for the purpose of any of the provisions of the any person makes a statement which is false in any material particular knowing it to be false or which omits any material अच्छा, मतलब एरर या ओमिशन दोनों ही। क्लियर? मतलब आपने वो मटेरियल फैक्ट बताया नहीं तो ये भी तो गलती है, बताया बट गलत बताया, ये भी अपने आप में एक मिस्टेक है, एरर है। he shall save as otherwise expressly provided in this act, जैसा लिखा होगा एक्ट के अंदर, सेव एज अदरवाइज जैसा लिखा होगा। क्लियर? shall be punishable with, क्या लिखा हुआ है, imprisonment for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to a fine which may extend to 5 लाख रुपीज but which shall not be less than, कितना लिखा हुआ है, 1। काफी तो पेनल्टीज के पॉइंट सेक्शंस आपके पास यहाँ पे आने वाले, जो कि मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रैमिंग का पार्ट तो बनेगी। क्लियर? बट कंसेप्चुअली पॉइंट बड़ा कम है। अब जैसे अगला पॉइंट खींचा हुआ इतना सारा लंबा बना के 1.5 पेज का, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर मैं तुझे थीम बता दूं, सारा क्रक्स खत्म हो जाएगा पढ़ने का। क्या वर्ड पढ़ियो, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, क्या लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत थी, चलो ठीक है, लॉ में तो लिखा गया, वो तो हमें क्लियर है। अब इस सेक्शन में क्या होगा कि अगर लेट इट बी रजिस्ट्रार को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एंड उसको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन एलएलपी, डीपी, पार्टनर, एम्प्लॉय किसी के पास भी है, मैं उन सबसे वो इंफॉर्मेशन रखने का राइट रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज माय पावर। और बाय चांस अगर तूने मेरा वो जवाब नहीं दिया तो मैं सम्मन भी काट दूंगा। मेरे पास ये भी पावर है कि आपको मेरे सामने पेश होना पड़ेगा, मतलब आप इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे या गलत दे रहे हैं, वट एवर बी द केस, या मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तो कहूंगा जी आपको सम्मन काट दिया, आपको मेरे सामने क्या होना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। एंड द पर्सन जिससे ये इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, दैट पर्सन इज अंडर ड्यूटी कि उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़े। पढ़िए, यस, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, हाँ जी,
Such information as the registrar may consider necessary for the purposes of carrying out the provision of this act. The registrar may require any person, including any person or former partner, any present और word मन करे हो सकता है former partner. Former means पुराना, मन करे उसके पास चला जाए. हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर. अगर पुराने पार्टनर तक भी जाना पड़ा जो कब के सीज हो चुके, हम उनसे भी नोटिस निकाल देंगे. क्लियर. फॉर्मर पार्टनर और द डीपी और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी टू आंसर एनी क्वेश्चन और मेक एनी, क्या लिखा हुआ है, कोई डेक्लेरेशन करवानी पड़ी या सप्लाई एनी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स इन राइटिंग टू हिम विद इन अ रीजनेबल, ये आपके पास क्या है, पावर दी गई है. आगे इन केस अब पॉइंट आया. यस प्लीज. हाँ जी. Any person referred to in subsection 1 does not answer. अब कई बार होता है कि सीधे सीधे वो जवाब नहीं देते. डेक्लेरेशन देने को कहा, कोई एफिडेविट फाइल करने को कहा, कोई डिटेल सप्लाई करने को कहा, कुछ भी है, ये मन करे बात ना करे. कहते कोई बात नहीं सर, फिर आपका क्या करेंगे, मैंने क्या करना, मेरे पास सम्मन काटने की भी पावर है. समझे ना. मैं तो उसको पर्सन को क्या कर दूंगा, सम्मन काट दूंगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं. आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये सरकारी बुलावा होता है सम्मन. क्लियर. जाना पड़ेगा. अगर आप इस पे नहीं जाते, चलो एक बार दो बार, फिर तीसरी बार पूरी रियासत आएगी आपको लेने के लिए. समझे ना. फिर उठा के लेके आएंगे, मन करे पुलिस के भी ऑर्डर हो जाए. तो ये पावर्स फिर नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं. तो बेटर है कि अगर मान लो रजिस्ट्रार ने कोई आपसे इन्फॉर्मेशन अगर मांगी भी है, तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम, जितने टाइम में वो मांगी गई है. पढ़िए. यस इन केस. हाँ जी. In case any person referred to in subsection 1 does not answer such question or make such declaration or supply such details or particulars asked for by the registrar within a reasonable time or time given by registrar, or when the registrar is not satisfied with the reply or declaration or details of the particulars provided by such person. चार लाइनें तो फालतू की माने मतलब कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब होगी, जब ऊपर दिए गए पर्सन को जो ऑर्डर कर रहा था उसने फॉलो नहीं करा, उसने कोई डिटेल, कोई एफिडेविट या कोई डेक्लेरेशन फाइल नहीं करी, या करी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं. तो इन दैट केस द रजिस्ट्रार शेल हैव, मेन कहानी तो यहां शुरू होती है. द रजिस्ट्रार शेल हैव पावर टू, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समन दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम, मेरे सामने पेश हो, या फिर मेरे सामने ना सही और एन इंस्पेक्टर और एनी पब्लिक ऑफिसर whom द रजिस्ट्रार, जिसको मैं क्या करूंगा, डेजिग्नेट, कि चल मेरे पास नहीं आना, ऐसे कर अपने नियर बाय कोई पुलिस स्टेशन होगा, मैंने उस इंस्पेक्टर को अपॉइंट करा, उसके सामने ये पेशी लगवा के जाएगी. ठीक है सर, मेरी जो पावर्स होंगी वॉट एवर. क्लियर. टू आंसर एनी सच क्वेश्चन और मेक सच डेक्लेरेशन और सप्लाई सच डिटेल्स एज द केस मे. अब कहने के लिए फिर वही बात आ गई ना कि तुम्हारे लिए कंटेंट बन गया. पॉइंट अपने आप में बिल्कुल क्या है, इजीएस्ट. अब जैसे अ पर्सन. यस प्लीज. any person who without lawful excuse fails to comply with any summons or requisition of the registrar under this section shall be punishable with fine which shall not be less than 2000 rupees. 2000 से लेके 25,000 पे तेरे पे क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है. देख कोई लॉफुल एक्सक्यूज है तो बता, बट अगर कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है तो सिंपल सी बात है जवाब दे. और अगर नहीं देगा तो तेरे पे क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे. 2000 से लेके 25,000 का तेरे नाम पे चालान काट देंगे. समझे ना पॉइंट, ये चीज. यस. तो इसी से बात आती है नेक्स्ट आगे, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. क्या रजिस्ट्रार इन ऑफेंसेस को, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, पनिशमेंट्स एंड ऑल, क्या इनको कंपाउंड कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? जोड़ देना, सेट कर देना, कॉम्प्रोमाइज कर देना, कुछ भी किसी तरह से, कि मतलब चलो ले दे के काम खत्म करो, रफा दफा करो. दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग करना. बट कंपाउंडिंग वहां कर पाओगे ना जहां पे वर्ड और लिखा होगा. जहां वर्ड एंड लिखा हुआ है वहां तो जेल प्लस पनिशमेंट दोनों लगेंगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा. सर उनको नहीं कंपाउंड कर पाओगे. जहां वर्ड लिखा होता है ना कि सर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, इनको तो जितना मर्जी पकड़ के कंपाउंड कर लो, कोई चक्कर नहीं है. मोस्टली देखना जेल तो भेजेंगे नहीं, फाइन फून लेके खत्म करो केस. समझे ना पॉइंट. अब जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में भी जज की इंटेंशन होती है, बट जज हो सकता है कि मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कैसे पेश हुए, कैसा आपका बिहेवियर था मेरे सामने. क्लियर. हो सकता है वहां पे मोस्टली वर्ड के लिखा हुआ और भेजने को अगला जेल भेज दे तुझे, लाइसेंस तेरा इंबाउंड करवा दे, वो अगले की इच्छा. बट कंपाउंडिंग उनके हाथ में पावर होती है. बट जहां पे लिखा ही हुआ है क्या, एंड वर्ड,
वहां पे नहीं सर ये कंपाउंडिंग, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। क्लियर? पढ़िए, यस नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, कहता है वैसे देखो जी, ये जो कंपाउंडिंग करना वर्ड, ये वर्ड निकलते ही कहां से है? सीआरपीसी से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1973 का है। अपने दो होते हैं, एक सिविल प्रोसीजर, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर? सिविल ये नॉर्मल डैमेजेस डोमेजेस दिलवाना, नॉर्मल केस करना। जहां पे कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है वहां पे क्या लगता है? सीआरपीसी। क्लियर? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। यस प्लीज। द रीजनल डायरेक्टर, हाँ जी, or any other officer not below the हाँ rank बट मैंने of पावर दी, ये पावर दी है किसको सर? आरडी या नॉट अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज्ड बाय, किसके द्वारा? इससे डाउन लेवल का बंदा नहीं सर, कम से कम इस लेवल का बंदा। क्लियर? मे कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज पनिशेबल विद, क्या लिखा हुआ है? फाइन ऑन बाय कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग, क्या लिखा हुआ है? committed the offense a sum which may extend to the amount of the maximum fine provided for the offense, जो कि है मान लो लिखा होता 25,000, चल 25,000 छोड़ यार, तू 5,000 देते, ठीक है, जो आपकी सही है। क्लियर? बट शेल नॉट बी लोअर देन, मिनिमम अमाउंट से तो कम होना नहीं चाहिए। अब जैसे लिखा भी हुआ मिनिमम 1,000, मैक्सिमम 25,000, तो आप कंपाउंड कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल 2,000, कोई 5,000, 10,000, जो तेरे को जैसा लगे। जो मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम वहां तक जाएगा, इतना तो रखोगे। दैट इज द पॉइंट। बट सर कम से कम ये पावर किसके पास है? आरडी या आरडी के लेवल का बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। क्लियर? नेक्स्ट इज नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, हाँ जी, shall apply to an offense committed by a LLP or its partner or its designated partner within the period of 3 years from date on which similar offense committed by it or him was compounded under the section. Explanation for the अब removal. रुक तो सही, चली जा रही है रील की तरह। क्लियर? नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन, क्या लिखा हो? 1। अब ऊपर आपने क्या करा सर? एक बार माफी दिलवा दी, कंपाउंडिंग करवा दी, चलो अपन ने भी छोड़ दिया। किस बात को लेकर कि हाँ चलो सस्पेक्टेड था, इसने भी माड़ी मोटी गड़बड़ करी होगी, तो अपन ने 5,000 रुपये फाइन लगा के खत्म कर। बट अगर दोबारा फिर गलती करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ, क्या लिखा हुआ है? तो सर वो कॉन्टिन्यूइंग माना जाएगा ना। क्लियर? कहते फिर ये ऊपर वाला पॉइंट हम आपके ऊपर अप्लाई, कंपाउंडिंग वाला पॉइंट अप्लाई नहीं करवाएंगे। फिर मन करे 25 का 25 लगवाएं। क्लियर? कि शेल अप्लाई, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शेल अप्लाई टू ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस पे जो कि कमिटेड बाय, किसके द्वारा हुआ है? एलएलपी या उसके कोई पार्टनर्स या उसके कोई डीपी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years from the date on which similar offense committed by it or him was, क्या हुआ था? कंपाउंडेड हुआ था अंडर दिस सेक्शन। फिर दोबारा दोबारा थोड़ी कंपाउंडिंग करवाएगा। पहले तेरी भोली सी सूरत देख के मैंने छोड़ दिया, तो दोबारा फिर आ गया उसी काम को लेकर, तो अल्टीमेट इन दैट केस नहीं फिर छोड़ेंगे सर आपके ऊपर। फिर जो पनिशमेंट हार्ड लगेगी फिर वो लगेगी। फिर कंपाउंडिंग करने की आरडी के पास भी कोई पावर नहीं है। मन करे तुम एप्लीकेशन लेके पहुंच गए किसके पास? आरडी के पास, कि जी कंपाउंड करवाओ। बट कंपाउंडिंग एक बार होगी ना, विद इन 3 years अगर दोबारा फिर करेगा, वो तो कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट माना जाएगा, फिर नहीं छोड़ेंगे जी। फिर देखो आपका जो बनता है फिर वही लिया जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन, यस, हाँ जी। For the removal of doubt, it is hereby clarified that any second or subsequent offense committed after the expiry of period of 3 years from date on which the offense was previously compounded. हाँ बट अगर मतलब इसको अब उल्टा लैंग्वेज बोल दे, मैंने क्या कहा कि कंपाउंडिंग कब नहीं देंगे? अगर 3 साल के अंदर दोबारा आ गया। बट अगर 3 साल के बाद इट विल बी डीम्ड एज, दोबारा क्या माना जाएगा? फर्स्ट। समझे ना पॉइंट? तो ये एक हल्का सा पॉइंट है जो आपके याद रखने के लिए है। आप इसको अपना एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि सर अगर तो एक बार जो कंपाउंड हो गया, दोबारा फिर 3 साल में तुमने कर दिया, फिर कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं। बट 3 साल के बाद दोबारा करा, then it will be counted as again from the first time. Clear? Yes, every application for the compounding of an offense shall be made to the registrar who shall forward the same to get. अब बात ये आई थी क्या आरडी के पास तुम सीधे चले जाओगे? ये पनिशमेंट किसने लगानी थी? आरओसी ने, वो तो सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। सर मैं ये एप्लीकेशन कंपाउंड करवाने की किसको दूंगा? मैं किसको दूंगा? मतलब एप्लीकेंट
एप्लीकेंट किसके पास जाएगा, आरओसी के पास, आरओसी आगे उसको फॉरवर्ड किसको करेगा, आरडी, डायरेक्टली तेरे पे लेवल पे नहीं आएगी बात। तो इसमें एक सीक्वेंस बताया गया है कि एप्लीकेशन कैसे मूव ऑन होगी। क्लियर, यस, वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट, whether before or after the instruction of any prosecution, इंस्टीट्यूशन, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन, पुट अप करना। क्लियर, कि मन करे कंपाउंडिंग केस होने से पहले ही कर दी या केस चल रहा था तब कंपाउंडिंग करी, वट एवर बी द केस, इंटीमेशन देयर ऑफ शैल बी गिवन टू द, किसको, रजिस्ट्रार को, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफेंस इज, क्या लिखा हुआ है, सो अगर मान लो आरडी ने तेरी एप्लीकेशन क्या कर दी, अप्रूव कर दी कि चल कोई बात, ठीक है ना, बंदा पहले क्लीन रिकॉर्ड है, छोड़ो पर एक ये भी ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे जाते, और जब से ये ऑनलाइन हुआ तो और पंगे पड़ गए, पहले तो मैनुअली होते थे, कौन से जज कौन से कोर्ट ट्रिब्यूनल, क्या पता कि पहले इसका क्या चल रहा है क्या नहीं है। अब तो अल्टीमेटली केस का नाम दर्ज करो, आपकी पूरी कुंडली तक बाहर आ जाएगी, पहले भी इतने पर्चे चल रहे हैं इस पे, आला फिर तो जमीन ही छोड़ेगा। समझे ना पॉइंट, जैसे मान लो लाइसेंस भी लगा लो अल्टीमेट की, पहले भी कई बार इंपाउंड हुआ है, इस बार भी नहीं छोड़ेगा वो ट्रैक रिकॉर्ड भी बताएगा। तो नेचुरली कि अगर आपका आरडी ने एप्लीकेशन क्या कर दी, अप्रूव कर दी कंपाउंडिंग की, तो वहां से 7 days के अंदर, मन करे केस शुरू हो गया हो या ना हुआ हो, इससे मैटर नहीं है, वो आरडी 7 days के अंदर किसको बता देगा, आरओसी को, कि इनका ऑफेंस क्या करवा दो, कंपाउंड करवा दो, ले दे के जो मैंने ऑर्डर दिया है उसमें खत्म कर दो। ठीक है, जैसा आपको पॉसिबल। आगे क्लियर, इसको बना लीजिए, मतलब सर आरडी कितने दिन में, 7 days। 7 days कहां से, जब से ऑफेंस आपका क्या हुआ है, एम्पाउंड, क्लियर, जो सॉरी कंपाउंड, वहां से ही किसको बता देगा, आरओसी को बता देगा, अगर आपकी एप्लीकेशन हो गई मंजूर, देन। अच्छा, वेयर एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड, हाँ जी, before the institution of any prosecution, no prosecution, सिंपल, अगर तो कंपाउंडिंग पहले ही होगी फिर तो तेरे पे कोई केस होगा ही नहीं। क्लियर, कोई प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड नहीं की जाएगी इन रिलेशन टू द सच ऑफेंस, एंड वेयर द कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस इज मेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, सच कंपाउंडिंग शैल बी ब्रॉट बाय द रजिस्ट्रार इन, किसमें, राइटिंग में, टू द नोटिस ऑफ द, किस पे, कोर्ट को रजिस्ट्रार लिख के दे कि सर इनका ऑफेंस हमने क्या करवा दिया, कंपाउंड करवा दिया, इन विच प्रोसिक्यूशन क्या थी, पेंडिंग थी, एंड ऑन सच नोटिस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस बीइंग गिवन द ऑफेंडर, जिसने भी करा, इन रिलेशन टू विच द ऑफेंस इज सो कंपाउंडेड शैल बी, तुझे भाई इज्जत क्या कर दी जाएगा, बली कर देगा। सिंपल, समझे ना पॉइंट। देखो कहने के लिए पॉइंट इतने बड़े बड़े बन गए, बट है बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, जो जो लॉ में एक्चुअली होता है, कि सर अगर तो मान लो तेरे अगेंस्ट केस हुआ ही नहीं था, उधर से कंपाउंडिंग का ऑर्डर आ गया, फिर तो तेरे पे कोई इंस्टीट्यूशन होगी नहीं, प्रोसिक्यूशन होगी ही नहीं। बट अगर प्रोसिक्यूशन हो चुकी थी, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रार ये राइटिंग में लिख के दे दे कि आरडी का ऑर्डर आया है कि इसका ऑफेंस क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, कंपाउंड कर दिया जाए, तो ठीक है, कोर्ट में दे दो, कोर्ट इस बात को मानते हुए ऑफेंडर को क्या कर देगी, बरी कर देगी। सर क्लियर, यस, द आरडी और एनी अदर ऑफिसर, हाँ जी, not below the rank of regional director, authorized by the central government, while dealing with the proposal for compounding of an offence, may by an order direct any partner, designated partner, or other employee of the LLP to file or register, or on क्या लिखा, टू फाइल और रजिस्टर, और on payment of fees or additional fees as required to be paid under this act, such return, मुझे फाइल करवाओ, अकाउंट और other document within such time as may be specified in the order, जो भी ऑर्डर में क्या किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट इज notwithstanding, हाँ जी, anything contained in this section, if any partner or designated partner or other employee of the LLP who fails to comply with any order made by the RD or any other officer, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ क्या होगा, आरडी ऑथराइज्ड बाय द सीजी अंडर सबसेक्शन, जो ऊपर वाले सबसेक्शन 7 में ऊपर जो ऑर्डर दिया गया था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन फॉर द, क्या लिखा हुआ है, ऑफेंस विच वाज अंडर कंसिडरेशन, आरडी और सच जिसके पास भी चल रहा है, मतलब अगर तुम इतने पक्के, तुमने फिर भी फाइल नहीं करा, फिर जो सेक्शंस में पनिशमेंट लिखी हुई है ना, उनका डबल, उनका डबल तेरे पे क्या किया जाएगा, अप्लाई करवाया जाएगा। जब तुझे कहा था बंदे बन के ऊपर कि अपनी रिटर्न, वो अकाउंट, वो अदर डॉक्यूमेंट क्या करवा दे, फाइल करवा दे, तूने फिर नहीं करवाई, किसके सामने, आरडी के सामने, या नॉट बिलो द रैंक ऑफ आरडी ऑथराइज्ड बाय, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगला छोड़ेगा थोड़ी, उल्टा डबल पेनल्टी चेपेगा। क्लियर, शैल बी ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन, किसमें,
कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन मतलब वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के सेक्शन में लिखी हुई थी ना पेनल्टियां अपनी अपनी, उनका डबल तेरे पे क्या करवाया जाएगा, फिर अप्लाई करवाया जाएगा। इसको ना एक टॉपिक आपके पास आगे मिलेगा, वर्ड कॉल्ड एज एनहांस्ड पनिशमेंट। एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, उसमें यही वर्डिंग है कि बाय चांस अगर तुमने हमारे भी ऑर्डर नहीं माने फिर किसकी इज्जत रखेगा भाई। जब हमारी ऑर्डर नहीं मान रहा फिर हमने क्या करना है, वो पनिशमेंट को डबल कर देना। दैट इज द कॉन्सेप्ट। लो जी, यहां तक एक बार स्क्रीन करिए फटाफट। देखिए मैं कौन से पेज तक जाना है, 40 का 42? 39। वो ठीक है, बस आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, सफिशिएंट। एक लेक्चर बढ़िया रह भी जाएगा ना, थोड़ा 1 सवा घंटे का लेक्चर बन जाएगा। सो पहले यहां तक आज वाइंड अप करो जी फटाफट। देखो क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट तो आपका कवर हो ही चुका। हाँ, मैक्सिमम कंटेंट तो आपका कवर हो ही चुका, जस्ट एक लेक्चर हमारा संडे वाला पेंडिंग है, उसमें समझ गए होंगे, क्लियर। तो अल्टीमेटली उसमें क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए फटाफट से। कौन से वाला पेज नंबर? 12 ये वाला, वो रिलायंस वाला पॉइंट था ना कि अब मैंने जो पैसे प्रोवाइड करे थे, मैंने जो क्रेडिट दिया था या कोई एक्ट किया था बी के ओरिजिनल ऑब्लिगेशन को मानते हुए, कोई चक्कर नहीं, 5 लाख इसका तो है ही है। मैं लोन कितना दे रहा हूँ, 4 लाख। देखो अगर तुम मिलके सारे पैसे दे देंगे तो ठीक, नहीं मैं तो इस पर्सन के फेथ पे आया था ना, इसके ऑब्लिगेशन के फेथ पे आया था, तो मैं उसको पैसा क्या करवाऊंगा, रिकवर करूंगा, मेरा 4 लाख रुपए वापस कर। ये चीज बताओ जी, बताओ डाउट। हाँ जी, हाँ इस वाले में कंपाउंडिंग में, मेरा मैटर तो रजिस्ट्रार पे चल रहा है ना, बिल्कुल। आरडी को क्या पता आप कौन हो, लॉ में जितनी पनिशमेंट्स लिखी हुई है वो इंप्लीमेंट किसने करवानी है, वो तो आरओसी ने करवानी है ना। आरओसी ने मेरे को पर्चा भेज दिया कि इसको पे कर, अब मैं कहूँ जी मैं पे नहीं करना चाहता, मैं कंपाउंड करवाऊंगा, मैं एप्लीकेशन किसको दूंगा, आरओसी को। आरओसी आगे कंपाउंडिंग करवा के देगा किससे, आरडी से। ये चीज पावर तो उसी के पास है, बट डायरेक्टली तुम नहीं अप्लाई कर सकते आरडी को, उसको क्या पता कि तुम कौन हो या किस मैटर में आए हो, वो आरओसी सबमिट करेगा। समझे ना पॉइंट, ये चीज। देखिए जी फटाफट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट बच्चे, ईशा, प्रनीत, यहां तक डन एवरीवन? चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम एक लेक्चर इसके ऊपर और लेंगे विद क्वेश्चन पार्ट अगर हो पाए, नहीं तो नोटिंग तो बड़े आराम से ही अपनी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।